इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2, जिसमें हम जहां पर छोड़े थे उसके बाद से शुरुआत करते हैं पढ़ना, क्योंकि मैं फालतू का बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं वो कुछ नहीं जानता, सीधा टॉपिक पे आओ, पढ़ो, काम खत्म। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक नए तरीके से उत्पादन तंत्रिक करती है, नया तरीका से उत्पादन करती है। कैसे? विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो विकसित देश की बड़ी कंपनी है, वे छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। मतलब जो छोटे उत्पादक हैं उसको ऑर्डर देती है कि भैया हमको इतना माल चाहिए, तुम दे दो, हम तुमको पैसा दे देंगे। हम तुमको पैसा दे देते हैं, तुम काम कर लो। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं, देखो, जहां पर वस्त्र बनते हैं, कपड़ा बनता है, जूता चप्पल बनता है, खेल का सामान बनता है, ठीक है। ऐसे उद्योग जहां विश्व भर में बहुत बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। छोटे छोटे उत्पादन के द्वारा ही कंपनी लेकर उसको बेच देती है, मुनाफा अच्छा कमाती है। भैया तुम भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, कोई टेंशन नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उसको हर सामान की आपूर्ति छोटे कंपनी वाले लोग करते हैं। फिर इन्हें अपने ब्रांड का नाम से, मतलब जो बड़ी कंपनी है अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता और आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हर चीज को दुरुस्त रखती हैं। जैसे में कौन सा सामान का कितना मूल्यवान है, उसकी गुणवत्ता जांच होती है, और आपूर्ति होती है कि समय पर आया कि नहीं आया, श्रम शर्तों का भी निर्धारण करती है। सब चीज में प्रचंड होती है, सब चीज में बापू होती है, बापू। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ परस्पर संबंध स्थापित कर रही है। अब देखो, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है अपना कार्य के, और जो स्थानीय कंपनी है उनसे व्यापार को जोड़ रही है, ठीक है। ये देख तक आप अभी खटिया पर बैठे 3 औरतों को देख रहे हैं, क्या कर रही है बताओ? ये देखो, क्या लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र है। ये फुटबॉल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब क्या होता है, फुटबॉल को सीना पड़ता है, यही फुटबॉल को ये लोग सी रहे हैं। फिर कंपनी में जाएगी, इसके बारे में थोड़ा मरम्मत किया जाएगा, लिक्विड वगैरह लगाया जाएगा, हो गया, फुटबॉल बन गया, बस काम खत्म। तो ये लोग काम करते हैं, वो लेकर इसको ब्रांड चिपकाकर बेच देते हैं, काम खत्म हो जाता है। उसको भी पैसा, इसको भी पैसा, काम खत्म, दोनों को मिल जाता है। इसी तरह कंपनी करती है, आपसे काम करवा लेगी, वो सामान को ज्यादा रेट पे बेच देगी और उससे जो मुनाफा होगा आपको दे देगी। इससे उसका कमाई हो जाता है, इससे आपको भी कमाई हो जाता है, इससे व्यापार भी चल जाता है, इससे देश भी चल जाता है। सब चीज इसी से चलता है भैया। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा उनके साथ मिल जा रहे हैं। आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, कोई भी आपूर्ति पाने के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके स्थानीय कंपनियों में भी उसमें कंपटीशन करवा दे रहे हैं, और उन्हें खरीद कर, देखो कोई खराब हो जा रहा है, कोई मतलब समझ लो कि डूब गया कंपनी, तो उसको खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनी दुरुस्त करती है और उसको अच्छे जगहों पर खोलकर अपना प्रभाव जमाती है और अपना व्यापार करती है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन, दूर दूर जगहों पर जो उत्पादन फैला है परस्पर संबंधित हो रहा है। सबको एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये जो हम अभी बुक पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास की समझ, जिसमें हम आर्थिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अपना चैप्टर है कौन सा? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण जान गए और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम जान रहे हैं। आओ इन पर चर्चा करते हैं। सवाल पर चर्चा आप करना, मैं ये बता देता हूं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड का जो कार बनाता है, टाटा मोटर्स उसको खरीद लिया है। विश्व के 26 देशों में प्रसार है।
है 26 देशों में ये कंपनी चलती है। 7 विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी भी है और सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी उस समय थी। जब रतन टाटा जी गए थे अपना टाटा बेचने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम आपके कंपनी को खरीद कर आपके एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा बोले कि नहीं बेचना, नहीं बेचेंगे, और 5 साल से 10 साल के बाद उसी कंपनी को खरीद के दिखाया जिसके पास अपनी कंपनी को बेचने गए थे। तो ये तो फायदा था यहाँ पे। फोर्ड मोटर 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया। कितना? 1700 करोड़ रुपया चेन्नई में निवेश किया। उसको करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की, एक विशाल कंपनी बनाया। देखो यहाँ पर ट्रक से गाड़ी किस तरह लाद लाद कर लोग ला रहे हैं। ये फोर्ड की गाड़ी नहीं है, ये मतलब फोटो यहाँ पर किसी का लगा दिया गया, लेकिन ये फोर्ड की गाड़ी नहीं है। देखते हैं आगे। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये फोर्ड जो कंपनी है, महिंद्रा एवं महिंद्रा, यहाँ पर देखो महिंद्रा और महिंद्रा दोनों का नाम एक ही है, लेकिन महिंद्रा एवं महिंद्रा बोलते हैं। उसके सहयोग से यह स्थापित हुआ था। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कार बेच रही थी। कितना? 2017 में 88,000 कार को बेच दिया था, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया था। मतलब कंपनी कार को बनाकर बेची भी थी। कितना? 1,81,000 कारों को बनाकर बाहर बेचा और 88,000 कार को हिंदुस्तान में बेचा। कुल मिलाकर कितना हुआ? 8 दूनी 16। ठीक है, 2,60,000 गाड़ी को बेचा इसने। कहां पे? 2,60,000 नहीं, 2,61,000 गाड़ियों को बेचा इसने विश्व भर में। तो कितना ज्यादा व्यापार हुआ था। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्र के मतलब अपने कंपनी फैक्ट्री मशीनों के लिए फोर्ड इंडियन का, जो इंडियन से चलता था, तो फोर्ड इंडियन का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती थी। अब देखो बाहर के जो कंपनियां बाहर के देशों में कंपनी लगाना चाहते थे, क्योंकि इसका जो पुर्जा आता था तो बाहर के देशों में बना लेते हैं। इसमें गाड़ी बना लेंगे, उसमें पुर्जा बना लेंगे, काम खत्म, दोनों काम निकल जाएगा। यही सोचकर इन लोगों ने आगे बढ़ गए। अब आगे देखते हैं। विदेश व्यापार पर बाजारों का एकीकरण। विदेश बाजार पर एक ही बाजार का एकीकरण कैसे होता है, इसको समझते हैं। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम है। ये जो विदेश व्यापार ही है, बाकी देशों को जोड़ने का काम करती है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना, किस तरह व्यापार चल रहा था। 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, अब 10th में भी पढ़ रहे हो आप। भारत और समकालीन विश्व में भी पढ़ गए हो, उसमें भी पढ़ चुके हैं। और भी यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र है, उसमें भी समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां, जैसे देखो हर कोई व्यापार व्यवहार की वजह से ही करता है। ठीक है, मानते हो कि नहीं? कोई भी व्यवहार खराब होगा तो कंपनी वहां पर नहीं लगाएगी। यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी कि वहां पर जाएंगे तो बढ़िया माल छापेंगे। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या हो सकता है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देशों के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादन को एक अवसर प्रदान करता है। अब देखो जो यहाँ पर सरल भाषा में, सरल शब्द में समझो तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अर्थात मतलब समझो अपने देश में बाजारों से बाहर, अपने देश में ही बेचो और अपने देश के बाजार से बाहर देश में बेचो तो उत्पादन का एक अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा।
उत्पादन केवल अपने देशों के बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते हैं। अब देखो, उत्पादन करेंगे तो केवल अपने देश के बाजार में भी नहीं बेच सकते हैं उसको, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है और विश्व के अलग अलग देशों में भी उसको बेचा जा सकता है। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादनों के, जो घरेलू उत्पादन होता है, तो घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होगा। अब देखो, फिर से यहाँ पर समझाते हैं। जब विश्व स्तर पर कोई भी सामान बेचा जाएगा तो वहां पर भी प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन हो जाएगा। इस तरह आप देखोगे कि विश्व स्तर पर भी खरीदारों की सक्षमता बढ़ रही है, जिसके वजह से घरेलू उत्पादन भी बढ़ गया और उसके वजह से एक नया विकल्प भी बन गया कि हम अपना सामान दूसरों को बेचेंगे। अपने देश में कमाओ, जिस देश में कंपनी है उसमें भी कमाओ, और जहां पर बेच रहे हैं वहां से भी कमाओ, सब जगह से कमाओ, कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। यहाँ पर देखो, गिफ्ट टॉय मतलब बच्चों को गिफ्ट करने वाला खिलौना यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर है इम्प्रेशंस, मतलब यहाँ पर स्टेशनरी, टॉय, गेम्स एंड स्पोर्ट काउंटर है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेशनरी, किताबें भी मिल जाएंगे, तो खिलौना भी मिल जाएगा, गेम भी मिल जाएगा, स्पोर्ट का सामान भी मिल जाएगा और कुरियर भी मिल जाएगा। यहाँ पे सब मिलेगा। ऑलराउंडर कंपनी है ये तो। भारत में चीन के खिलौने कैसे बिकते हैं ये भी जान लो। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौना निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। कौन सा अवसर है? जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। अब भारत के खिलौने और अंग्रेजी खिलौने, मतलब चीनी खिलौने के बीच में आप विकल्प चुन लो कि कौन सस्ता पड़ता है, उसमें से वो खरीद लो सस्ता वाला। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइन, सस्ते दाम और नया डिजाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। सस्ते हैं और नया डिजाइन है, इसलिए भारत के लोग ज्यादा खरीदते हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। 70 से 80% दुकानों से चीन का सामान ही भर गया। भारत का सामान खत्म और चीन का सामान से भर गया। मुझे याद है, मैं करीबन 7 से 8 साल का था, बिछौने पर सोया हुआ था। पापा मेरे उस समय तोप खरीद कर लाए। क्या चीज? टैंक। छोटा वाला टैंक होता था, पलट कर अपने से घूम जाता था और सायरन बजता था उसमें, टी 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 ऐसा बजता था। चाइनीज खिलौना था, लेकिन वो लाए, बिछौने पर रख दिए। वो तेरी, वो तो मेरे देह भाग चढ़ गया। हम कूद कर भागे, फिर दीवार के पास गया, पलट कर फिर मेरे पास आ गया, फिर उसको लात मार के भगाया, फिर उधर से मेरे तरफ आ गया। तो ऐसे स्थिति था। उसके बाद से मैं जब भी थोड़ा बड़ा भी हुआ तो एक टैंक खरीदा, फिर उसके बड़ा भी हुआ तो एक और टैंक लिए। मजा आने लगा उसके बाद से टैंक चलाने के लिए। ये सब छोटी छोटी बातें जो ये बचपन की जो बातें याद रहती है। अब देखते हैं आगे। 70 से 80% कौन ले लिया? चीनी सामान, चीनी खिलौना। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। व्यापार के माध्यम से चीन का खिलौना भारत में आया। भारतीय और चीनी खिलौनों के प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हो गए। चीनी खिलौना लोग ज्यादा खरीदने लगा क्योंकि वो सस्ता था और नया डिजाइन था। भारतीय खरीदारों के समक्ष, जो भारत के खरीदने वाले हैं, उनके सामने कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है। अब नया डिजाइन भी है, कीमत भी है। अब देखो मायने क्या रखता है। भारत का जो भी खिलौना होता था मिट्टी का होगा, नहीं तो लकड़ी का होगा, ठीक है, इसलिए वो महंगा मिलता था। लकड़ी का खिलौना हम लोग खेलते थे ना, वो चक्की आता था चलाने के लिए, खूब चलाते थे लोग उसको। हाथी घोड़ा सब चीज बनता था तो लकड़ी का बनता था। लेकिन ये लोग प्लास्टिक का ला दिए, नया नया ला दिए, भैया दिक्कत। उसके बाद से बहुत दिक्कत हुआ कि अब तो मार्केट गिर गया। इसलिए भारत की कंपनी भी थोड़ी
सजग हो गई, खिलौना बन करके दूसरा काम कर दिया। इससे चीन के खिलौना निर्याताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त हो गया, और चीन के व्यापारी जितने भी थे उनको अवसर मिल गया, चलो भाई नया डिजाइन लगाओ, बाजार में बेच डालो। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होता है। अब देखो, जो भारत के खिलौना निर्माता है उनको हानि होने लगा, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं, चाइना के ज्यादा बिकते हैं, इसलिए दिक्कत। इसी तरह भारत के सारे कंपनी गिर गए और चाइना के कंपनी सामने आ गए। देखो, लोग बोलते हैं ना, बाल श्रम नहीं करवाना है, कानूनी अपराध है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एक बच्चा काम कर रहा है ना। पेट का भूख एक ऐसा भूख होता है जो बच्चे बच्चे को काम करने पर मजबूर कर देता है। आप खुशनसीब हो कि आप पढ़ रहे हो, हर कोई आपके जैसा नहीं होता है, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार जब खुलता है तो एक वस्तु एक बाजार से दूसरे बाजार, उस बाजार से इस बाजार में, यहाँ पर दिया बाजार, एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन मतलब आयात निर्यात होते रहता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, दो सामानों का दाम एक जैसा होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर, एक दूसरे से हजारों मील अलग रहकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बाहर के सामान इस देश में आना, इस देश का सामान उस देश में जाना। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। और जो विदेश बाजार है, यही कारण है कि विदेश को एकीकरण के माध्यम से, मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर लाने का काम करता है, तो देश का व्यापार करता है। लेकिन ये सब व्यापार को सुनिश्चित करना, सब देश को मिलाने का काम करती है तो उस देश का सरकार करती है, क्योंकि उसके सरकार के अंदर ही सारा बाजार व्यापार सब चीज सीमित होता है। अभी अपने भारत में टेस्ला आने वाला है, तो भारत में टेस्ला आ जाएगा तो और भी यहाँ पर मांग बढ़ जाएगा टेस्ला का। ये देखो, सिले सिलाए वस्त्रों, जिसको रेडीमेड कपड़ा बोलते हैं, रेडीमेड वस्त्र कपड़ा के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड या आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, यहाँ पर जो भी सामान दिख रहा है आपको, इंडियन सामान एक भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सब विदेशी सामान है। यहाँ पर चड्डी ले लो, टोपी ले लो, पैंट ले लो, चाहे किसी चीज का भी, इधर मफलर ले लो, टी शर्ट ले लो, ऊपर लड़कियों का कपड़ा ले लो, सब फ्रॉक, इधर नाइट ड्रेस बच्चों का देख लो, सब चीज जो भी है क्या है? सब विदेशी माल है, क्योंकि ये सब माल हिंदुस्तान में बनते ही नहीं थे, लोग पहनता ही नहीं था। हम लोग तो एकदम, औरतें साड़ी पहनती थी, लड़कियां साड़ी पहनती थी, मर्द लोग धोती पहनते थे, पैजामा पहनते थे, टोपी पहनते थे, वो भी गांधी जी वाला, काम खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, गमछी का इस्तेमाल, लुंगी का इस्तेमाल ये लोग हम करते थे, वो भी यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है। ओढ़नी, दुपट्टा, आओ इन पर विचार करते हैं। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे है? 2 नंबर, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के में अंतर आजमाना है कि कैसे हो सकता है। 3 नंबर, हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है, मतलब चीन भारत से अभी फिलहाल में देखे तो सबसे ज्यादा स्टील मंगा रहा है अपने देशों में। व्याख्यात करे कि, मतलब इसके बारे में व्याख्या करे कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। मतलब चीन हमारे देश से क्या कर रहा है? आयात कर रहा है, मतलब मंगा रहा है अपने में, स्टील पर स्टील मंगा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्टील मंगा रहा है। चीन की इस्पात कंपनियों को, जो चीन इस्पात बनाता है, भारत की इस्पात कंपनियों को, इसके बारे में आपको व्याख्या देना है। चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों के बारे में। 4 नंबर है, चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार से एकीकरण में सहायता करेगा। व्याख्या करें।
मतलब चीन के बाजारों में भारत का इस्पात वहां पर जाकर कैसे बिकेगा, इसके बारे में आप इस्पात बाजार को एकीकरण की सहायता कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। मतलब यहां से कोई सामान गया, चाइना में गया, चाइना में जाकर उस कंपनी उसको क्या बनाकर बेचेगी, इसके बारे में तो यहाँ पर बताना है ना। यही बोल रहा है ना, चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात जो भारत से जा रहा है, किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायक रहेगा। यही कारण है कि वहां पर बिकेगा, यहाँ पर बिक दिए यहाँ का पैसा, वहां पर बिके तो वहां का अलग पैसा, यही चलता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण मतलब विश्व स्तर पर काम करना, विश्व को एक साथ रखकर चलना, ये क्या है, जिसको हम पढ़ेंगे भाग नंबर 3 में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका दिक्कत क्या है और क्या सलाह देना चाहते हैं। धन्यवाद।